हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में आयोजित होने वाले हैं, मतलब कुछ दिन ही बचे हैं आप लोगों के पास। और इस क्रम में आज सीटेट की क्लास में हम गहने के सीखने के सिद्धांत या गहने के अधिगम सोपान के सिद्धांत को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं आइए कि गहने के अधिगम सोपान के सिद्धांत है क्या, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गहने के सीखने के सिद्धांत या गहने का संस्तरणात्मक सिद्धांत, इसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम सोपानिकी सिद्धांत भी क्या कहते हैं, अधिगम सोपानिकी सिद्धांत, इसे ही हम अधिगम सोपानिकी सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखते हैं कि गहने ने इसमें दिया क्या अपने इस सिद्धांत में, क्योंकि यह क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसा क्या है इस सिद्धांत में जहाँ से सीटेट हर बार प्रश्न पूछता है। ना सिर्फ सीटेट बल्कि हायर की बात करें तो यूजीसी नेट में भी गहने के सिद्धांत से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो देखते हैं गहने के सिद्धांत को। गहने शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट शब्दावली में परिभाषित करने पर क्या करते हैं, बल देते हैं। गहने कहते हैं कि भाई जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको स्पष्ट शब्दावली में परिभाषित करें। ठीक है। गहने का वर्गीकरण अधिगम के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है कि गहने का वर्गीकरण जो है वो किस पर है, टाइप्स ऑफ लर्निंग पर है, यानी कि अधिगम के प्रकार पर बल देता है। यानी कि किससे संबंधित है, टाइप्स ऑफ लर्निंग से संबंधित है। गहने का वर्गीकरण जो गहने ने क्लासिफिकेशन दिया है वह टाइप्स ऑफ लर्निंग अधिगम के प्रकार पर से संबंधित है। जबकि ब्लूम का वर्गीकरण, जो ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी दी है उसकी बात कर रहे हैं, ब्लूम के टैक्सोनॉमी की, कि ब्लूम का वर्गीकरण जो है वह अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। तो कहने का मतलब देखिए कि गहने का जो क्लासिफिकेशन है वो टाइप्स ऑफ लर्निंग से संबंधित है, अधिगम के प्रकार से संबंधित है। लेकिन ब्लूम का जो वर्गीकरण है वह किससे संबंधित है, तो वह अधिगम के सिद्धांतों से संबंधित है। गहने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह प्रश्न जो है यूपी टेट सुपर टेट में भी पूछा गया है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ना जाने कितनी बार इसको पूछा गया है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक किसकी है, तो रॉबर्ट गहने की बुक है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ओके, अब देखते हैं कि इसी बुक में, किस बुक में, द कंडीशन ऑफ लर्निंग में गहने ने सीखने के क्रम में 8 प्रकार बताए हैं। सीखने कितने, 8 प्रकार, 8 टाइप बताए हैं इन्होंने। और यह 8 प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है नए नए तरीके से। या तो हायरार्की पूछ ली जाती है, या फिर सबसे टॉप पे कौन आता है, सबसे नीचे कौन आता है, या क्रम से सजाने के लिए दे देता है। तो आइए देखते हैं इन 8 प्रकारों को, कि कह रहा है 8 अधिगम प्रकारों को एक दूसरे की नितांत आवश्यकता है। बिल्कुल है, एक अगर हम स्टेप बाय स्टेप क्रम की बात कर रहा है तो अगर 1 2 3 4 क्रम से नहीं चलेंगे तो हम क्रम को क्या करेंगे, अगर 1 को छोड़ते हैं तो 2 3 4 हमें समझ में नहीं आएगा, या फिर 2 3 तक चलते हैं तब भी हमें आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मतलब इसमें क्या है, एक दूसरे की नितांत आवश्यकता होती है, एक दूसरे से क्या है, एक कोरिलेट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अर्थात यदि अधिगम के दूसरे प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो पहले प्रकार का ज्ञान क्या है, अपेक्षित बिल्कुल है कि अगर हम पहले प्रकार को जानेंगे, दूसरे प्रकार के यानी कि सेकंड टर्म को हम जानने का प्रयास करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म की जानकारी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, तभी हम सेकंड टर्म को समझ पाएंगे। अस्तु इसका क्रम क्या है, इस प्रकार रखना क्या है, आवश्यक है। इसकी हायरार्की बताने जा रहा है कि गहने के सीखने के जो 8 प्रकार है वो हायरार्की क्या है। रॉबर्ट गहने के अधिगम के 8 प्रकार, लर्निंग के जो अधिगम या लर्निंग के जो 8 प्रकार हैं वो क्या है, वो ये हैं। बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आप लोग याद करना इंपॉर्टेंट, आप लोगों को याद करना ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में, इसको बैठा लीजिए क्योंकि ये क्रम भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है। तो सबसे पहला क्या है, संकेत अधिगम, यानी कि सिग्नल, क्या है, सिग्नल लर्निंग। पहला क्या है, सबसे टॉप पे है सिग्नल लर्निंग, ठीक है, सबसे नीचे। अगर क्रम से ऐसे सजाते चलें, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर, मतलब 7 8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे नीचे यहाँ बेस में क्या आएगा, संकेत अधिगम आएगा, यानी कि सिग्नल लर्निंग आएगा। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है, SR लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की बात दूसरे नंबर पर करते हैं कौन, गहने, रॉबर्ट गहने।
सबसे पहले नंबर पे सिग्नल लर्निंग यानी कि संकेत अधिगम की बात करते हैं, फिर उससे ऊपर किसकी बात करते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की बात करते हैं। फिर थर्ड लेवल पे, जो कि यह कई बार पूछा गया है कि चेन लर्निंग तीसरे नंबर पे आती है। श्रृंखला अधिगम, यह भी पूछा गया श्रृंखला अधिगम किसने दिया है, तो रॉबर्ट गेने ने दिया है। तो तीसरे नंबर पे आता है श्रृंखला अधिगम या फिर चेन लर्निंग। और चौथे नंबर पे क्या आता है, तो शाब्दिक साहचर्य अधिगम यानी कि वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। कैसा, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, या फोर्थ लेवल पे आता है। ऐसे ही हायरार्की क्या होगी, गेने की हायरार्की ऊपर बढ़ती जाएगी। क्रम याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे पांचवा क्या है, विभेदात्मक अधिगम यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। पांचवें नंबर पे आता है विभेदात्मक। छठे नंबर पे आता है अवधारणा अधिगम यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग। छठे नंबर पे हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग करते हैं। सातवें नंबर पे क्या है, सिद्धांत अधिगम यानी कि प्रिंसिपल बनाते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर प्रिंसिपल्स आएगा, और तब जाके हम क्या करेंगे, समस्या समाधान कर लेंगे, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग आती है। एक बार और इस सोपानकी को देखते हैं, क्योंकि ये सोपानकी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। क्रम देखिए, सबसे पहले संकेत अधिगम, सबसे पहले नंबर पर बात करें तो संकेत अधिगम। दूसरे नंबर पे उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स आता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर की बात करें तो श्रृंखला अधिगम यानी कि चेन लर्निंग कब आती है, तो तीसरे नंबर पे आती है चेन लर्निंग। चौथे नंबर पे क्या आता है, तो शाब्दिक साहचर्य अधिगम यानी कि वर्बल एसोसिएशनल लर्निंग। चौथे नंबर पे वर्बल एसोसिएशन लर्निंग आती है। पांचवें नंबर पे विभेदात्मक अधिगम, जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहते हैं, वो पांचवें लेवल पे आता है। बात करें छठे लेवल की, तो हम विभेदात्मक अधिगम के बाद यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के बाद हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, अवधारणाएं बनाते हैं छठे लेवल पे। ठीक है, अब उसके बाद जब हमारे दिमाग में अवधारणाएं बन जाती हैं तो हम फिर क्या करते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, सिद्धांत अधिगम या प्रिंसिपल लर्निंग करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल लर्निंग करते हैं कब, सातवें नंबर पे। और जब हमारे दिमाग में अवधारणाएं बन जाती हैं तब हम क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। आठवें नंबर पे, सबसे अंतिम नंबर पे हम समस्या का समाधान करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग करते हैं। किस नंबर पे, तो आठवें नंबर पे हम समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, क्रम ये भी पूछा गया है कि समस्या समाधान के पहले क्या आता है, तो सिद्धांत आता है। सिद्धांत के पहले अवधारणा, मतलब क्रम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप दोनों पूछा जा सकता है, इसलिए आपको दोनों याद रखने जरूरी हैं। हायरार्की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हायरार्की जो है गहने के अधिगम सोपानकी की जान है। अगर इस सिद्धांत की बात करें तो उसकी जान है, ये हायरार्की है। अब समझते हैं कि इन जो हायरार्की दी गई है, इसे संकेत अधिगम में हम क्या करते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, चेन लर्निंग में क्या करते हैं, इनको हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक बार जब हम डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे गहने को, तो फिर हमें पढ़ने की दोबारा आवश्यकता नहीं होगी और एग्जाम में हमारे सारे प्रश्न सही होंगे। तो आइए देखते हैं डिटेल में इन सब चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करें संकेत अधिगम की, यानी कि सिग्नल लर्निंग की बात करें, तो इस स्तर पर व्यक्ति किसी सामान्य संकेत के प्रति क्या करता है, अनुक्रिया करता है। जो संकेत अधिगम होता है, सिग्नल लर्निंग होती है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, सामान्य संकेत के प्रति अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है। अब आगे देखते हैं, संकेत अधिगम के विशिष्ट उद्दीपकों के लिए विशिष्ट अनुक्रिया की जाती है, यानी कि विशिष्ट उद्दीपक होंगे। स्टिमुलस हमारा कैसा होगा, तो स्टिमुलस विशिष्ट होगा, तो हम रिस्पॉन्स भी क्या करेंगे, विशिष्ट ही करेंगे। ठीक है, यानी कि जिसे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे अध्यापक को देखकर छात्र क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अचानक कमरे से बाहर चले गए कुछ काम, ठीक है, तो बाहर गए, तो जैसे ही अध्यापक कमरे से बाहर गए, छात्र क्या करने लगे, शोर मचाने लगे। लेकिन जैसे ही वापस अध्यापक अपने कक्ष में आते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो क्या होते हैं, बच्चे जो है, छात्र जो है अध्यापक को देख करके मौन हो जाते हैं। तो यही क्या है, यानी कि विशिष्ट उद्दीपक अगर रहेगा तो बच्चे विशिष्ट अनुक्रिया, यानी कि अध्यापक क्या है, विशिष्ट उद्दीपक है, और इनको देखकर छात्र मौन हो जाते हैं। यह क्या है, इनका रिस्पॉन्स है। अब आगे देखते हैं कि विज्ञान या व्याकरण की परिभाषाओं को सीखना, जैसे विज्ञान व्याकरण की परिभाषाएं, डिफिनेशंस को सीखते हैं। सड़क पर लाल बत्ती को देखकर रुक जाना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये संकेत अधिगम का, कि सड़क पर जो लाल बत्ती देखते हैं हम लोग, कि लाल बत्ती जलेगी यानी कि रेड लाइट जब जलेगा तो हम रुक जाएंगे, ग्रीन बत्ती जलेगी तो हम चल देंगे, पीली बत्ती जलेगी तो हम सावधान हो जाएंगे। तो यह सब क्या है, यही संकेत अधिगम है, यानी कि विशिष्ट संकेत आ रहे हैं तो हम विशिष्ट अनुक्रिया कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, छात्र का अध्यापक का किसी आवाज़ की नकल करना, ये तो कॉमन बात है कि बच्चे अपने अध्यापक की
आवाज़ की, उनकी जो भी क्रियाविधि होती है, क्रियाकलाप होते हैं, उनकी नकल तो निकालते ही हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है संकेत अधिगम में हम क्या करते हैं, तो विशिष्ट उद्दीपक होते हैं, यानी कि जो हमारे स्टिमुलस होते हैं विशिष्ट, और हम उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, विशिष्ट अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बात करें कि इस अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक सर्वप्रथम छात्रों के सामने उद्दीपन प्रस्तुत करता है, क्या स्टिमुलस देते हैं, उद्दीपन प्रस्तुत करते हैं और उन्हें अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं। ठीक है, यदि छात्र अनुक्रिया गलत होती है, यानी कि छात्र की जो अनुक्रिया गलत होती है, तो अध्यापक उस अनुक्रिया की अवहेलना करता है। यानी कि क्या करता है कि जब छात्र अनुक्रिया पहले तो छात्र को संकेत अधिगम में बाध्य किया जाता है अनुक्रिया करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए, लेकिन यदि छात्र की अनुक्रिया जो होती है वह रिस्पॉन्स क्या होती है, गलत होता है, तो अध्यापक उस अनुक्रिया की, उस रिस्पॉन्स की क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं। अब आगे देखते हैं क्यों करते हैं। सही अनुक्रिया करने पर अध्यापक छात्र को क्या देते हैं, तो अगर सही अनुक्रिया कर रहा है, सही रिस्पॉन्स दे रहा है छात्र, तो उसको पुनर्बलन दिया जाता है। क्या, रेनफोर्समेंट दिया जाता है। क्या है पुनर्बलन, यानी कि रेनफोर्समेंट दिया जाता है बच्चे को। जैसे याद रहे कि तत्काल प्रतिपुष्टि, यानी कि जैसे हम तुरंत फीडबैक देते हैं, तत्काल प्रतिपुष्टि दी जाती है, वह पुनर्बलन के लिए क्या होती है, उत्तम स्रोत होती है। जैसे आपने बच्चे को कोई कविता पढ़ने के लिए कहा और बच्चे ने क्या किया, कविता पढ़ दिया, बहुत अच्छे से उसने कविता पढ़ दी, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सही था, उसने सही तरीके से प्रोनाउंसिएट किया और उस कविता को उसने पढ़ के उसके अर्थ को भी बता दिया। तब शिक्षक ने क्या किया, बच्चे को कहा शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जैसे शब्द क्या पुनर्बलन होते हैं, रेनफोर्समेंट का काम करते हैं। तो तुरंत बच्चे को वहाँ पे क्या किया, शिक्षक ने रेनफोर्समेंट दिया, पुनर्बलन दिया कि वह वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। यह सब ऐसे शब्द क्या होता है, पुनर्बलन का काम करते हैं। तो यह तुरंत फीडबैक बच्चे को मिला कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब बच्चा अगली क्लास में भी अच्छे से पढ़कर आने का प्रयास करेगा घर से, ताकि वह अच्छे से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सके, अच्छे से पढ़ सके, सवालों का जवाब दे सके। इससे बच्चे का क्या होगा, विकास अच्छा होगा। अब आगे देखते हैं। अध्यापक पुनर्बलन के सहारे सही अनुक्रिया का अभ्यास करते हुए छात्र को दक्षता और मास्टरी की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल सही बात, वही चीज़ मैंने कहा ऊपर कि अगर बच्चा सही कविता पढ़ा, प्रश्नों का जवाब जो है सही दे दिया अगर से बच्चे ने, तो टीचर ने कहा शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो बच्चा क्या करेगा, घर पे और मेहनत करेगा और पढ़ाई करेगा, स्कूल में भी मन लगाकर पढ़ाई करेगा, ताकि उससे और डे बाय डे वो क्या करे, सक्सीड करता जाए, बेहतर से बेहतर सीखता जाए और उसमें क्या दक्ष हो जाए और उसमें मास्टरी उसको हासिल हो जाए। अब आगे देखते हैं कि अतः इस अधिगम प्रक्रिया यानी कि संकेत अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक को निम्नांकित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। पैडागोजी का सेक्शन है, ये पैडागोजी में पूछ सकता है कि कौन कौन सी युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए गहने के अनुसार संकेत अधिगम प्रक्रिया में। तो पहला है उद्दीपक अनुक्रिया में क्या सामीप्य, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स में सामीप्य होना चाहिए। ठीक है, सही अनुक्रिया पर क्या करना चाहिए, अगर बच्चा रिस्पॉन्स सही दे रहा है तो उसको रेनफोर्समेंट देना चाहिए। कैसा, यानी कि इसको हम RR से डिनोट कर दे रहे हैं सेकंड टर्म को, क्या कि बच्चा अगर रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है तो आपको क्या रेनफोर्समेंट भी आपको तुरंत देना पड़ेगा। कैसा देना पड़ेगा, तुरंत देना पड़ेगा, इंस्टेंट देना पड़ेगा। अब तीसरा क्या है, निरंतर अभ्यास और समुचित प्रबलन का प्रयोग करना, यानी कि बच्चे को निरंतर अभ्यास करवाना और आप जो है बच्चे को समुचित जो है रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन का प्रयोग करते रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा हमारा क्या था, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। गैने ने इस अधिगम के इस प्रकार का संबंध यानी कि स्किनर द्वारा प्रतिपादित उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि पूछ सकता है उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत किसका है, तो स्किनर का है और इससे संबंधित है यह इस उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग किसकी, गहने की, जिसमें अनुक्रिया निरंतर या संभावित होती है। जो रिस्पॉन्स होता है वह कैसा, निरंतर होती रहती है या फिर संभावित होती है। उस समय सक्रियता की शक्ति बढ़ जाती है जब उसे रेनफोर्समेंट मिलता है। बिल्कुल, आपको भी अगर कोई कहे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन में, लाइफ में कहीं भी अच्छा कर रहे हैं, तो आपको भी क्या डेफिनेटली रेनफोर्समेंट मिलता है आगे बढ़ने के लिए। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत में अनुक्रिया की पुष्टि पुनर्बलन का काम करती है। तो ये था हमारा क्या, एसआर थियरी। अब आगे देखते हैं, ये तीसरा है, क्या है, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेन लर्निंग। ठीक है, चेन लर्निंग की बात कर रहे हैं, यही प्रश्न पूछा गया, चेन लर्निंग किसने दिया है, तो किसने दिया है, रॉबर्ट गैने ने दिया है। चेन लर्निंग किस नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है, क्रम बहुत ज़रूरी है।
तो तीसरा है श्रृंखला अधिगम या चेन लर्निंग। देखते हैं चेन लर्निंग क्या है। तो कह रहे जब व्यक्ति संकेत अधिगम, पहला था हमारा संकेत अधिगम, ये पहला ही था, और दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, और इससे परिचित हो जाता है, यानी कि पहले और दूसरे लेवल से परिचित हो जाता है, तभी श्रृंखला अधिगम की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ कर सकता है। तभी चेन लर्निंग, जैसे अब मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे सीखता है तो चेन, यही तो चेन लर्निंग है कि एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा जुड़ा हुआ है, यही चेन लर्निंग है। अब देखते हैं स्किनर ने भी इस प्रकार के अधिगम की व्याख्या की है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें उद्दीपक अनुक्रिया को निरंतर एक क्रम से उपस्थित किया जाता है, जिससे श्रृंखला अधिगम की स्थिति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल सही बात है कि क्या होता है, उद्दीपक अनुक्रिया को जो हम SR जो थ्योरी है, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, इसको हम एक क्रम में रखते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, इससे एक चेन या फिर श्रृंखला की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे देखते हैं हम कि व्यक्ति श्रृंखला अधिगम में 2 या 2 से अधिक उत्तेजक अनुक्रिया संबंधों से क्या करता है, सीखता है। यानी कि जो चेन लर्निंग होती है इसमें व्यक्ति 2 या 2 से अधिक उत्तेजक अनुक्रिया के संबंधों से क्या करता है, सीखता है। नेक्स्ट कह रहा है वह एक क्रमबद्ध विधि से विचार यानी कि ज्ञान को पिरोना बिल्कुल सीख लेता है, कि क्रमबद्ध हायरार्की से क्या करता है, तो क्रमबद्ध रूप से ज्ञान को पिरोना सीख लेता है। अनुक्रिया को व्यक्ति के सीखने के क्रम में एक साथ जोड़ना या संबंधित करना ही क्या होता है, अधिगम, यानी कि श्रृंखला अधिगम होता है। जो अनुक्रिया होती है हमारी, जो हमारी क्या होती है, अनुक्रिया होती है, उसको अगर व्यक्ति क्रम से एक साथ जोड़कर संबंधित कर ले तो वही क्या है, श्रृंखला अधिगम या चेन लर्निंग कहलाती है। अब देखते हैं कि गैने ने 2 प्रकार की श्रृंखला अधिगम की व्याख्या की है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है यह कि गैने ने कितने प्रकार की श्रृंखला अधिगम चेन लर्निंग की बात करी, 2 प्रकार की। एक तो कौन सा, शाब्दिक श्रृंखला अधिगम, और दूसरा है अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम, यानी कि वर्बल चेन लर्निंग। ये क्या है, वर्बल चेन लर्निंग और नॉन वर्बल चेन लर्निंग, इन दोनों की बात कौन करता है, तो रॉबर्ट गैने करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से शिक्षण प्रतिमानों में शाब्दिक श्रृंखला यानी कि वर्बल चेन लर्निंग की बात कर रहा है। शाब्दिक श्रृंखला अधिगम की ही उपस्थिति उत्पन्न की जाए, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से शिक्षण प्रतिमानों में हम शाब्दिक श्रृंखला अधिगम की ही परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। जैसे देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन में शाब्दिक श्रृंखला की परिस्थिति उत्पन्न कर सीमाओं को हम तार्किक क्रम में क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत किया जाता है अभिक्रमित अनुदेशन में। ठीक है, वर्बल चेन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल चेन लर्निंग में क्या होता है कि अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम हेतु चित्र व अन्य दृश्य साधनों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अशाब्दिक यानी कि शब्द बिल्कुल नहीं होंगे तो भाई चित्र होगा, दृश्य श्रव्य साधन जो होंगे उसके माध्यम से हम प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4th क्या है हमारा, तो शाब्दिक साहचर्य अधिगम यानी कि वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए सरल श्रृंखला सीखने के, यानी कि जब चेन लर्निंग हम सीख जाते हैं उसके बाद ज्ञान को शाब्दिक रूप प्रदान कर, यानी कि जब हम चेन लर्निंग सीख जा रहे हैं तो ज्ञान को हम क्या कर रहे हैं, वर्बल यानी कि शब्दों में हम शाब्दिक रूप दे रहे हैं ज्ञान को, और प्रदान कर किसी भी वस्तु से हम संबंध स्थापित करने का कार्य जब करते हैं तो उसे ही शाब्दिक साहचर्य सीखने के अंतर्गत आता है, यानी कि शाब्दिक साहचर्य सीखना कहते हैं, जिससे सीखी हुई वस्तु को अस्थायित्व मिल जाता है। क्या होता है, तो जो हमने सीखा है उसको अस्थायित्व मिल जाता है। अब देखिए, व्यक्ति श्रृंखला अधिगम के शाब्दिक अधिगम द्वारा विचारों को क्रम में पिरोना सीख लेता है तथा अशाब्दिक अधिगम भी कौशल अधिगम द्वारा सीख लेता है, कौशल के द्वारा सीख लेता है, अशाब्दिक नॉन वर्बल वाला। परंतु जब तक उस ज्ञान को शाब्दिक साहचर्य से संबंधित न करवाया जाए तब तक व्यक्ति का अधिगम क्या होता है, अपूर्ण होता है। यानी कि जब तक आप वर्बल लर्निंग करना नहीं सीख जाते हो तब तक आपका ज्ञान क्या होता है, अपूर्ण ही माना जाता है। जैसे कविता पाठ, अक्षर व शब्दों को क्रम अनुसार लिखना, गीत गाना, ये सभी क्या है, यही तो वर्बल चीज़ें हैं, वर्बल लर्निंग है हमारी। कविता का पाठ कर ले रहे हैं, अक्षरों शब्दों को हम क्रम से लिख ले रहे हैं, गीत गाना सीख जा रहे हैं। श्रृंखला अधिगम होने के कारण इसके अंतर्गत शाब्दिक तथा शारीरिक अनुक्रियाओं का निश्चित क्रम सम्मिलित होता है। इसके लिए संकेत अधिगम, पूर्व परिस्थिति तथा स्वरूप अधिगम क्या होता है, आवश्यक होता है। अब देखते हैं हम 5वां क्या है हमारा, विभेदात्मक अधिगम या फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्या है। तो कह रहे अधिगमकर्ता एक ही प्रकार के, शब्दों पे ध्यान दीजिए, अधिगमकर्ता एक ही प्रकार के अथवा समान 2 पदों से
अधिक उद्दीपनों को सही सही पहचान कर उनमें भेद कर सके। यही तो क्या है, विभेद की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, जब उनमें अंतर कर सकता है उसे ही हम विभेदात्मक या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहते हैं। या तो अधिगमकर्ता एक ही प्रकार के या आप समान दो पदों से अधिक उद्दीपनों को सही सही पहचान कर उनमें विभेद करें तो उसे ही हम विभेदात्मक अधिगम कहते हैं। शिक्षण के विभेदात्मक अधिगम में संकेत तथा श्रृंखला, यानी कि जो पहला संकेत था उसके बाद से क्या है, चेन लर्निंग की बात कर रहा है। शाब्दिक या कौशल अधिगम की परिस्थितियां सम्मिलित हैं। इस अधिगम में एक तथ्य को दूसरे से निरंतर पूर्व में सीखा जाता है। बात वही है कि अगर दूसरा सीखना है तो आपको पहले का सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूसरा पहले पर क्या होता है, आधारित होता है। और इसके अंतर्गत उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध कैसा होता है, भ्रांतिपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उदाहरण कुछ, कि उदाहरण कह रहा है कि अक्षांश के शिक्षण के लिए हमें देशांतर जानना, देशांतर के कुछ सोपानों का अनुसरण किया जाता है। बिल्कुल, अक्षांश अगर हमें सीखना है तो हमें देशांतर आना ही आना चाहिए, तभी हम अक्षांशों को सीख पाएंगे। तब छात्र स्वाभाविक रूप से भेद को समझ लेता है और घनत्व और भार में अंतर समझना, यानी कि घनत्व क्या है, भार क्या है, डेंसिटी किसे कहते हैं, वेट किसे कहते हैं, इन दोनों में भी बच्चा क्या करेगा, अंतर करना सीख जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन तभी तो। अब कह रहा है, देखिए और ज़्यादा समझ में आएगा आपको यहाँ से, लाल व गुलाबी रंग को पहचान लेना, या हिंदी में जो ब और व होता है, म और म में, तथा घ है ये और ध में, ठीक है, म और य रहेगा ये, ठीक है, और घ और ध में भेद करना समझ लेता है। ठीक, देखिए कितना बढ़िया। लाल गुलाबी रंगों में, कि लाल और गुलाबी सिमिलर, थोड़े से डिफरेंस होता है, लेकिन बच्चा इनमें भी भेद कर लेता है। ब व में भेद करना, म य में भेद करना, तथा ध और घ और ध में बच्चा भेद करना समझ लेता है। और इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक प्रत्येक उद्दीपन तथा अनुक्रिया को स्पष्ट करे और जिन जिन वस्तुओं व तथ्यों में भेद करना है उन्हें एक साथ क्या करे, एक साथ प्रस्तुत करे। जैसे अगर भेद, बच्चे को लाल गुलाबी रंग में अंतर पहचानना है, अगर उसको ये सिखाना है तो आप लाल और गुलाबी रंग एक साथ प्रस्तुत करेंगे और डिफरेंस बच्चा पहचानेगा उसमें, ठीक है। इसमें विभिन्न वर्गों के तथ्यों और घटनाओं को अलग अलग पहचानने का कार्य किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम विभेदात्मक या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के बाद छठा हमारा आता है अवधारणा अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग में क्या होता है कि इस अधिगम परिस्थिति के लिए विभेदात्मक अधिगम का ज्ञान आवश्यक है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए चीज़ों में अंतर करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, भेद करना आना चाहिए। अब सब बात करें अगर सबसे पहली बात कि कॉन्सेप्ट लर्निंग अवधारणा अधिगम के सबसे पहले प्रयोग किसने, तो कैंडलर। किसने, कैंडलर एक यह क्या है, एक लेखक है, एक वैज्ञानिक। इन्होंने, कैंडलर महोदय 1964 में सबसे पहले कॉन्सेप्ट लर्निंग का क्या किया, उल्लेख किया था कैंडलर ने 1964 में। सामान्यतः हम किसी भी अवधारणा को एक नाम देते हैं, जैसे पेंसिल, पुस्तक, घड़ी, छात्र, अध्यापक। बिल्कुल क्या है, तो एक हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनते हैं, पेंसिल कैसा होता है, पुस्तक कैसा होता है, घड़ी कैसा होता है, छात्र कैसे, अध्यापक कैसे, तो हमारे दिमाग में क्या है, एक कॉन्सेप्ट बन जाती है, एक अवधारणा बन जाते हैं, ठीक है। ये सभी अवधारणा उद्दीपनों के वर्ग या समूह का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के रूप में, उदाहरण देखिए एग्जाम्पल से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरणार्थ, रंग गुण के आधार पर काला, लाल, हरा, पीला, नीला, बैगनी आदि अलग अलग रंगों के रूप में पहचाने जाते हैं। बिल्कुल, रंग जो है गुण के आधार पे, काला रंग क्या दर्शाता है, लाल रंग क्या दर्शाता है, हरा हरियाली दर्शाता है, पीला रंग क्या दर्शाता है, नीला रंग क्या दर्शाता है, पानी को, बैगनी रंग क्या दर्शाता है। तो ये अपनी अपनी रंगों के रूप में क्या, गुण के आधार पर पहचाने जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट बन गया ना हमारे दिमाग में कि लाल रंग कब वो किस चीज़ को डिनोट करता है, गुण है ना। ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, एक अवधारणा बन रही है, कॉन्सेप्ट बन रहा है। और हमने भेद करना इन सारे रंगों में, काला, लाल, हरा, पीला, हमने भेद करना इससे पहले वाले स्टेप में हमने, यानी कि विभेदात्मक अधिगम हमने सीख लिया है कि काले रंग में, लाल रंग में, हरे रंग में, पीले रंग में अंतर क्या है। अब इनके गुण के आधार पर हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि हरा रंग क्या हरियाली को दर्शाता है, लाल रंग क्या रक्त को, हिंसा को दर्शाता है, काला रंग किसको दर्शाता है, पीला रंग, नीला रंग जो है पानी को दर्शाता है, बैगनी रंग किसको दर्शाता है। तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन गया है जब हमने विभेद करना सीख लिया है। तो इसीलिए सबसे पहले हम विभेद करेंगे, तभी हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, कॉन्सेप्ट लर्निंग आएगी। इसी प्रकार आकार अवधारणा के आधार पर तालाब, झील, समुद्र विभिन्नता लिए हुए हैं, क्योंकि तालाब झील से भी
और झील समुद्र से आकार में क्या होता है, छोटा होता है। बिल्कुल, तालाब झील से छोटा, और झील किससे छोटा, समुद्र से छोटा होता है। व्यक्ति किसी संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, अवधारणा का अनुभव तथा अधिगम क्रिया प्रक्रिया से करता है। किसके द्वारा, क्रिया एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रक्रिया यानी कि एक्शन रिएक्शन से करता है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस प्रकार के अवधारणा विकास की यह प्रक्रिया 4 स्तरों से किससे गुजरती है, कॉन्सेप्ट लर्निंग 4 स्तरों से गुजरती है। ठीक है, स्तर पूछे जा सकते हैं 4 स्तरों से, कितने, 4 स्तरों से गुजरती है। अब आगे देखते हैं 7वां हमारा क्या है, तो 7वां है रूल और प्रिंसिपल लर्निंग यानी कि सिद्धांत अधिगम। यानी कि हम कौन सा, हमने रंगों में भेद करना सीख लिया, हमने डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग सीख लिया, हमारे दिमाग में अवधारणा बनने लगी, क्या बनने लगी, अवधारणा बनने लगी, हमने कॉन्सेप्ट लर्निंग भी कर लिया। अब हम क्या, कॉन्सेप्ट बनाने के बाद अब हम सिद्धांतों का निर्माण करेंगे। किसका, सिद्धांत का या प्रिंसिपल्स का निर्माण करेंगे। अब देखते हैं कि इस स्तर पर अधिगम करता है, किसी सिद्धांत को क्या करता है, सीखता है और उसे नई परिस्थितियों में प्रयोग करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, सिद्धांत तो सीखते हैं लेकिन उस सिद्धांत को नई परिस्थितियों में क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। यही क्या है, तो कॉन्सेप्ट लर्निंग है। ठीक है, यही इस मतलब प्रिंसिपल लर्निंग, सिद्धांत अधिगम का यह क्या है, मूल मंत्र है, कीवर्ड है, यही कीवर्ड है किसका, सिद्धांत अधिगम का, कि आप सिद्धांत को निर्माण करना सीख लेते हैं लेकिन उसे क्या करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, तो नई परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं कि नियम या सिद्धांत अधिगम 2 या 2 से अधिक प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट की श्रृंखला शामिल होती है। जिस प्रकार एक संप्रत्यय में अनेक तथ्यों एवं विशेषताओं की श्रृंखला होती है, उसी प्रकार एक नियम या सिद्धांत में क्या होते हैं, तो कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कई सारे संप्रत्ययों की श्रृंखला होती है। देखिए, यानी कि कह रहा है कि जिस प्रकार एक संप्रत्यय, एक कॉन्सेप्ट में अनेक तथ्य विशेषताएं होती हैं, यानी कि आप एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो उसमें अनेक तरह के फैक्ट्स लेते हैं, तथ्य लेते हैं, विशेषताओं को, गुणों को शामिल करते हैं, तो उससे आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है। जब कॉन्सेप्ट बनता है तो उसी प्रकार कह रहा है कि जब एक थियरी बनेगा, जब एक प्रिंसिपल बनेगा तो उसमें कई कॉन्सेप्ट होंगे, यानी कि एक प्रिंसिपल बनाने के लिए उसमें आपको कई सारे कॉन्सेप्ट शामिल होंगे एक प्रिंसिपल में। ओके, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है, प्रिंसिपल लर्निंग को हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि सिद्धांत अधिगम क्या है। जैसे कह रहे बर्फ का पानी पाकर पिघलना, जब बर्फ होता है, पानी आप देखिए फ्रिज में बर्फ जमा रहता है, पानी आप डाल दें तो क्या शीघ्र ही पिघल जाता है। इस सिद्धांत में 3 प्रत्यय यानी कि 3 कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। कौन कौन से, तो पहला बर्फ है, फिर गर्मी और पिघलना, यानी कि बर्फ पे पानी आप डालते हो, नॉर्मल वाटर डालते हो तो वो पिघल जाता है। ठीक है, इसका श्रृंखलन किया गया है और इसमें एक ही सिद्धांत का बोध होता है। करे सिद्धांत अधिगम में छात्रों को प्रत्ययों का प्रत्यास्मरण, मतलब प्रत्यय, सीधी सी बात है कि प्रत्यय मतलब क्या, कॉन्सेप्ट, अवधारणा की बात कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट का क्या होना, रिकॉल करना होता है इसमें। ठीक है कि जब हम सिद्धांत अधिगम करवाते हैं तो उसमें मेनली हम क्या करवाते हैं बच्चों से कि जो उसने कॉन्सेप्ट बनाया है उस बच्चा उस कॉन्सेप्ट को क्या कर जाए, रिकॉल कर ले, दोबारा से याद कर ले। इसे ही हम प्रत्यास्मरण कहते हैं, जिससे सिद्धांत का बोध होता है। इसी प्रकार न्यूटन का नियम, जो न्यूटन ने अपना नियम दिया हुआ है, और थार्नडाइक का जो नियम है, उच्चारण व वर्तनी के नियम है तथा गणित के नियम आदि, इसी के सब क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। किसके, तो यह सिद्धांत अधिगम के एग्जाम्पल हैं। अब एक सिद्धांत बनाने के लिए हमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो हमने डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग पढ़ लिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विभेद करना सीखेंगे चीज़ों में। तब जब हम डिस्क्रिमिनेशन करना, भेद करना सीख जाएंगे, तब हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं अपने दिमाग में। और जब कॉन्सेप्ट बन जाता है तब फाइनली हम क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल बनाते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। अब आगे देखते हैं 8वां हमारा जो है, 8वां क्या है, समस्या समाधान अधिगम यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। और ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये, कि अधिगम के सोपानिकी का 8वां या अंतिम चरण क्या है, तो समस्या समाधान। अंतिम हम क्या करते हैं, तो समस्या का समाधान करते हैं। अब देखिए, अधिगमकर्ता इस स्तर पर सीखे हुए 2 या 2 से अधिक नियमों का समन्वय करके, जो नियम या सिद्धांत जो सीखा है छात्र ने या अधिगमकर्ता ने, उनका क्या करता है, समन्वय करके किसी नई समस्या का जब समाधान करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहते हैं। यानी कि अंत में आप जो आपने क्या करा, भेद यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किया, फिर आपने कॉन्सेप्ट बनाया, फिर आपने प्रिंसिपल्स बनाए, और इन सब का प्रयोग करके
जब आप क्या करते हैं, नियम यानी कि बहुत नियम यानी कि प्रिंसिपल, नियम क्या था, प्रिंसिपल था, यानी कि कह रहा है कि अधिगमकर्ता जो 8वें लेवल पे आ रहा है समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, तो इस पे जो है सीखे हुए दो या दो से अधिक जब नियम यानी कि प्रिंसिपल या सिद्धांतों का, दो या दो से अधिक सिद्धांतों का जब समन्वय करता है और उसका समन्वय करके एक नई समस्या का समाधान जब कर लेता है, जो पहले समस्या है उसकी नहीं बल्कि एक नई समस्या का समाधान करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समस्या समाधान अधिगम या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहते हैं। तो यह था हमारा गहने का अधिगम सोपान के सिद्धांत, जिसमें 8 अधिगम सोपान के सिद्धांत बताए गए हैं और इन 8 की हायरार्की याद करना, सोपान की याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक एक सोपान को क्रम से पूछा गया है। तो आप इन सबको याद कर लें और क्लास को बहुत ही अच्छे से अपने सब कॉन्शियस माइंड लेवल पे तैयार कर लें, ताकि प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते ही जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।